हेलो एवरीवन, आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब भी कोई दो एटम या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर नई प्रॉपर्टी का कोई नया सब्सटेंस बनाएंगे तो हमेशा उनका कॉम्बिनेशन किसी न किसी लॉ के बेस पर ही डिपेंड करेगा। ये सभी लॉज जो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान यूज किए जाते हैं, इनको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। आज फिलहाल हम चार लॉज के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड द फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया था फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी वॉन लेवोजियर ने। लेवोजियर ने कहा था कि किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के दौरान, किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट का टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। अकॉर्डिंग टू लेवोजियर, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल वे में अगर हम कहें तो हम इसे कह सकते हैं कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कुल मिलाकर के जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होगी तो उस फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट का टोटल मास हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम और H2O का मास है 36 ग्राम। यानी रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा इक्वल होगा। कंडीशन ये है कि जब भी आप इसे चेक करें थियोरेटिकली तो आप हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करके ही चेक करें। यानी किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए यह बात की जा रही है। अगर प्रैक्टिकली आप ऑपरेट करते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास एक दूसरे के इक्वल आएगा ही आएगा। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इन अदर वर्ड्स, in a physical or a chemical change, the mass of reactant is always equal to the mass of product. एक और एग्जांपल ले लीजिए। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहां कार्बन का मास है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44 ग्राम। दैट मीन्स कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल ना हो। कहां हो सकता है ऐसा? तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वह प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल नहीं होता। फिर से एक बार लेते हैं।
आइंस्टाइन के स्टेटमेंट को जानने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करे, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय या क्रिएट हो, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरीके का होगा। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब न्यूक्लियस का ब्रेक होना, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब न्यूक्लियस का आपस में कंबाइन होना। यानी फिजन यानी ब्रेक करना, फ्यूजन यानी कंबाइन होना। तो जब कोई एक हैवी न्यूक्लियस अपने दो या दो से अधिक छोटे या लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर लें तो यूरेनियम जिसका मास 235 होता है, एटॉमिक नंबर होता है 92, अगर इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाए जिसका सिंबल होता है 0 and 1, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा हमारा बेरियम और बनेगा क्रिप्टॉन। इसके साथ प्रोड्यूस होगा न्यूट्रॉन का 3 यानी 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और प्लस प्रोड्यूस होगी एनर्जी। यहां बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 56 और मास होगा हमारा 141, जबकि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होगा 36 और मास होगा 92। अब अगर हम यूरेनियम के 235 मास को कंपेयर करते हैं बेरियम के 141 और 92 को, तो हम पाएंगे कि जो मास है वो 235 से लेस है। यानी रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल नहीं आया। दूसरी तरफ हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी दो या दो से अधिक लाइट न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 1H1 से कंबाइन होकर के 1H2 का फॉर्मेशन करता है, यानी प्रोटियम से कंबाइन होकर ड्यूटेरियम बनाता है और ये दो ड्यूटेरियम आपस में कंबाइन होकर के हीलियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब एक हैवी न्यूक्लियस दो या दो से अधिक लाइट न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा तो न्यूक्लियर फिजन कहेंगे, और जब दो लाइट न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन E is equal to mc² फॉर्मूला, यानी आइंस्टाइन के E is equal to mc² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अगर चाहें तो मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टिबल। तो अगर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखें तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हुई? तो यहां मास में जो कमी आई है वो मास कन्वर्ट हो गया है एनर्जी के फॉर्म में। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स E is equal to mc² फॉर्मूला, मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, therefore the reactant's total mass is not equal to the product's total mass। यानी न्यूक्लियर फिजन के दौरान रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वहां मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। तो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक एक्सेप्शन है या एक ड्रॉबैक है। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मान लीजिए कि हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया और उसे हीट कर दिया।
पोटेशियम क्लोरेट लिया और हमने इसे हीट कर दिया तो बन जाएगा हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। यहां हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया 4.90 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड लिया 2.96 ग्राम। तो क्वेश्चन है कि X यानी O2 का मास कितना होगा। तो सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के टोटल मास के, यानी रिएक्टेंट का टोटल मास है 4.90 ग्राम और प्रोडक्ट का टोटल मास है 2.96 प्लस X ग्राम। दोनों को सिंप्लीफाई करिए तो X की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, यानी रिएक्टेंट के टोटल मास और प्रोडक्ट के टोटल मास की सहायता से आप ऑक्सीजन का मास यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था प्राउस्ट ने, और प्राउस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा तो हमेशा उनके मास का रेशियो कांस्टेंट होगा। यानी अगर कंपाउंड फिक्स्ड है तो उस कंपाउंड में मौजूद एटम्स के मास का रेशियो भी फिक्स्ड होगा। अगर कंपाउंड चेंज करते हैं तो एटम्स के मास का रेशियो चेंज होगा, या अगर मास का रेशियो चेंज करते हैं तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें H2O की, तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के फॉर्म में कंबाइन होंगे तो वाटर बनाएंगे, या वाटर जब भी बनेगा तो उस दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 होगा। इसी तरीके से अगर देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:8 होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी अगर हम इनके मास का रेशियो चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, कंपाउंड चेंज हो जाएगा। कैसे? तो अगर हम ले लें H2O2, तो H2O2 के अंदर 2:32 यानी 1:16 का रेशियो आता है। अगर हम H2O2 लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो आता है 1:16 आता है। तो फिर से एटम्स वही हैं, लेकिन हमने उनका रेशियो चेंज कर दिया 1:8 से 1:16, तो कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उस कंपाउंड का नाम चेंज हो जाएगा। जहां H2O वाटर है वहीं H2O2 को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन states that when two or more atoms combine with each other to form a particular compound, then the mass of the ratio of mass of the atoms present in the compound is always a constant। यानी जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन होकर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां ये लॉ फॉलो ना हो। कौन से एग्जांपल्स? तो एग्जांपल है हमारा आइसोटोप का। आइसोटोप के केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं करता। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के दो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। मैंने अभी आपको कहा कि अगर कंपाउंड सेम है तो एटम्स के मास का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। अगर रेशियो चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होना चाहिए। लेकिन यहां क्या है, कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12 और कार्बन 14। दोनों को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट सेम है, मास का रेशियो लेकिन कितना है? तो पहले वाले में मास का रेशियो 3:8 है, जबकि दूसरे वाले में मास का रेशियो हो जाएगा आपका 14:32। दैट मींस कि 7:16। तो आप देख रहे हैं कि
कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कंपाउंड सेम होने के बावजूद रेशियो सेम नहीं है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन आइसोटोप्स के केस में कार्बन 12 के साथ जहां कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो 3:8 है, वहीं कार्बन 14 के साथ कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो 7:16 है। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आइसोटोप के केस में फेल हो जाता है, वर्क नहीं करता। तीसरा जो हमारा लॉ है वो है डाल्टन के द्वारा दिया गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए लेते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन किया था डाल्टन ने। क्या कहा था इन्होंने? तो डाल्टन ने यह कहा था कि जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन होके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, तो किसी भी एक एटम के मास को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे वाले एटम का मास हमेशा मल्टीपल के रूप में आता है। फिर से, जब दो एटम्स को आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो उनमें से किसी एक एटम का मास अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे वाले एटम का मास हमेशा एक मल्टीपल के रूप में आता है। एग्जांपल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो दो कंपाउंड्स बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 16। लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 32। तो आइए लॉ को एक्सप्लेन करते हैं फिर से एक बार। अगर दो एटम आपस में कंबाइन होके, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें से किसी एक एटम का मास अगर बराबर रखा जाए तो दूसरे वाले का मास हमेशा एक मल्टीपल के रूप में मिलेगा। यहां कार्बन के मास को हमने 12 पर कांस्टेंट अगर कर दिया है तो ऑक्सीजन का मास 16 और 32 मिल रहा है, जो कि एक मल्टीपल है। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल ले लें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है H2O और बनाता है हमारा H2O2। अगर हम H2O में हाइड्रोजन का मास देखें तो मास होगा 2 और H2O2 में भी हाइड्रोजन का अगर मास देखें तो मास होगा 2 ग्राम। अगर हम पहले वाले में ऑक्सीजन का मास देखें तो 16 है, दूसरे वाले में मास देखें तो 32 है ऑक्सीजन का मास। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर जब दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो किसी एक एटम का मास अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो दूसरे वाले एटम का मास जो होगा वो हमेशा एक मल्टीपल के रूप में मिलेगा। थोड़ा सा ब्रॉड स्केल पर इसको देख लेते हैं हम। अगर नाइट्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन सा? तो N2O बना सकता है, NO बना सकता है, N2O3 का फॉर्मेशन कर सकता है, इसके अलावा N2O4 बना सकता है, N2O5 का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर इन सभी के अंदर हम नाइट्रोजन के मास को देखें तो नाइट्रोजन का मास होगा पहले वाले में 28, दूसरे में होगा 14 और फिर बाकी के सब में 28 ग्राम होगा। यानी फिर से एक बार, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें और किसी एक एलिमेंट का या एक एटम का मास हम कांस्टेंट कर दें तो दूसरे वाले का मास हमेशा मल्टीपल होगा। आइए दूसरे वाले के मास को अगर हम देखें तो यहां मास होगा 16, यहां भी मास होगा 16, यहां पर मास हो जाएगा आपका 48, 64, 80। यानी अगर हम इसको भी
डबल कर दें यानी 42 जा 28 तो ये 16 जा 32 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने जब नाइट्रोजन के मास को कांस्टेंट किया है तो ऑक्सीजन का मास ऑटोमेटिकली मल्टीपल के रूप में मिला है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो किसी एक एटम का मास अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो दूसरे वाले एटम का मास हमेशा एक मल्टीपल के रूप में मिलता है। यह है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा और लास्ट हमारा आज का जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लेते हैं हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने कहा कि अगर तीन एलिमेंट आपस में कंबाइन हो, तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो किसी दो कंपाउंड में जो कॉमन एलिमेंट है उसके मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो बचा हुआ दो एलिमेंट है वो तीसरे कंपाउंड में बचे हुए एलिमेंट्स के मास के रेशियो या तो इक्वल होंगे या तो मल्टीपल होंगे या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब क्या हुआ इसका? आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो कौन कौन से कंपाउंड बनाएंगे? तो कार्बन और ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा वाटर, कार्बन और हाइड्रोजन बना सकता है CH4। तीनों कंपाउंड्स में मौजूद एटम्स का मास का रेशियो लिखिए। तो यहां कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा 3:8, यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो होगा 1:8 और यहां कार्बन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो होगा 3:1। अब इनमें से कोई दो कंपाउंड चूज कर लीजिए। सपोज हमने CO2 और H2O को चूज कर लिया। इन दोनों कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो कॉमन एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मास को सेम कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन का मास दोनों में सेम है, इक्वल है। इसमें भी 8 है, यहां भी 8 है। बचा कौन कौन सा दो एलिमेंट? तो दो एलिमेंट बच गए हमारे, यहां बच गया कार्बन और यहां बच गया हाइड्रोजन। कार्बन का मास यहां कितना है? तो 3। हाइड्रोजन का मास यहां कितना है? 1। अब हम इस दोनों को छोड़ करके तीसरे वाले कंपाउंड की तरफ जाएंगे। यहां क्या क्या बचा था? कार्बन और हाइड्रोजन। इनके मास का रेशियो कितना है? 3:1। और इन दोनों कंपाउंड में जो बचे हुए एटम्स थे कार्बन और हाइड्रोजन, उनके मास का रेशियो कितना था? तो 3:1। फिर से इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। जब तीन एटम्स आपस में कंबाइन होंगे और तीन कंपाउंड बनाएंगे तो किसी भी दो कंपाउंड में जो कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन एटम होगा, उसके मास को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो बचे हुए दोनों एटम्स के मास का जो रेशियो होगा वो तीसरे वाले कंपाउंड में मौजूद एटम्स के मास के रेशियो के या तो इक्वल होगा या तो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा या फिर मल्टीपल होगा। दूसरा एग्जांपल आइए लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे और इनके मास का रेशियो क्या होगा। आइए देखते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो H2O बनाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो SO2 बनाएगा, हाइड्रोजन और सल्फर कंबाइन होगा तो H2S बनाएगा। सबके मास का रेशियो लिखते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हो जाएगा वाटर में 1:8, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो हो जाएगा 1:1 और H2S में हाइड्रोजन और सल्फर के मास का रेशियो हो जाएगा 1:16। कोई भी दो कंपाउंड आप चूज कर लीजिए। सपोज
हमने कंपाउंड चूज कर लिया H2O और SO2। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? तो कॉमन एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना है? तो इस वाले में 8 है और इस वाले में 1 है। दोनों को बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम इसके मास में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो कितने का हो जाएगा हमारा? अब हो जाएगा रेशियो 8 का। अब अगर इन दोनों कंपाउंड्स में कॉमन एलिमेंट यानी ऑक्सीजन का मास देखा जाए तो रेशियो है 8, मास है हमारा 8। बचे कौन कौन से इनमें दो एलिमेंट्स? तो बच गए हमारे सामने हाइड्रोजन और बच गया हमारा सल्फर। यहां हाइड्रोजन का मास कितना है? तो यहां हाइड्रोजन का मास था 1। यहां सल्फर का मास कितना है? तो यहां सल्फर का मास है 8। अब इन दोनों को कंपेयर करिए हमारे तीसरे कंपाउंड के साथ यानी H2S के साथ। जब H2S के साथ कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हाइड्रोजन 1 है लेकिन सल्फर हमारा 8 और 16 है, यानी 8 2 जा 16 यानी मल्टीपल के फॉर्म में है। तो फिर से एक बार हम देखेंगे लॉ को। जब तीन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो किसी दो कंपाउंड में जो कॉमन एलिमेंट है उसका मास अगर सेम कर दिया जाए तो बचे हुए एलिमेंट के मास का रेशियो तीसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स के मास के रेशियो के या तो इक्वल होगा या तो मल्टीपल होगा या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ध्यान रखिए फिर से एक बार, जब तीन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो किसी भी दो कंपाउंड में जो कॉमन एलिमेंट है उस एलिमेंट के मास को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, तो बचे हुए एलिमेंट्स के मास का रेशियो जो थर्ड हमारा कंपाउंड है उस कंपाउंड के मास के या तो इक्वल होगा या तो मल्टीपल होगा या तो सिंपल होल नंबर रेशियो के इक्वल होगा। तो आज हमने चार लॉज पढ़े। पहला हमारा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन करता है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के हमेशा इक्वल होता है। दूसरा था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो इनका कॉम्बिनेशन हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगा और कांस्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। नंबर थर्ड था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट करने पर जो हमारा बचा हुआ एलिमेंट है उसके मास का हमेशा हमें मल्टीपल मिलता है। चौथा लॉ था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जब तीन एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर तीन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो किसी भी दो कंपाउंड में कॉमन एलिमेंट का मास अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो उन दोनों कंपाउंड में बचे हुए एलिमेंट के मास का रेशियो जो तीसरा हमारा कंपाउंड होगा उसमें मौजूद एलिमेंट्स के मास के रेशियो के या तो इक्वल होगा या तो मल्टीपल होगा या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ही कुछ अलग लॉज हैं, गेलुसेक लॉ, एवोगाद्रो लॉ, इनका डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।